हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। प्यारे साथियों, शंकर IAS एकेडमी की इस 9th एडिशन के एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 4 जिसका नाम एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। अब दोस्तों, हमने एक फ्लो चार्ट और कुछ सोर्सेस को लास्ट वाले पार्ट में समझा था। हमने सोर्सेस में जाना था कि कैसे पॉइंट सोर्सेस होते हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेस होते हैं। फिर एक फ्लो चार्ट्स के माध्यम से चीज़ों को समझा था और कहा था कि अफेक्ट्स को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए इस पार्ट के अंदर अफेक्ट से शुरुआत करते हैं। अच्छा, थोड़ा रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही थी वो यूट्रोफिकेशन का पढ़ा रही थी। अभी देखिए, समझिए, अफेक्ट्स में सबसे पहला है ये चेंज इन इकोसिस्टम। जो ये यूट्रोफिकेशन होता है ना, इससे क्या होगा? अब इससे ऐसे समझो कि ऊपर एक लेयर आ गई है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या है कि ये पॉन्ड है या लेक है, उसके ऊपर एक ऐसे लेयर आ गई। और इससे क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि इससे जो सनलाइट है वो ब्लॉक होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि अंदर के जानवर जो है वो मरने लगेंगे। इवेंचुअली क्या हो जाएगी, अब ये पानी भी काफ़ी जो है ये एक सक्सेसिव शैलोअर डेप्थ हो जाएगी सरफेस वाटर की। और इससे क्या है कि वाटर बॉडी जो है वो अब घट के ऐसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इनटू मार्श whose plant community is transferred from an aquatic environment to recognizable terrestrial ecosystem। अब इसमें ना हल्का सा जैसे समझो हल्का दलदला दलदला मामला होने लग जाएगा और जो aquatic environment पहले चल रहा था अब वो recognizable एक terrestrial ecosystem के तौर पे बदलने लगेगा। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें आप देखोगे। अच्छा, दूसरा जो है वो डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। अब देखो ऊपर क्या होता है, लेयर आती है, एल्गी ब्लूम होता है, तो इससे मैंने बताया ना सनलाइट अंदर नहीं जाएगी और इससे जो अंदर रहने वाले प्लांट हैं वो क्या करेंगे, वो बेचारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स मरने लगेंगे। अब जो यहाँ छोटे छोटे बैक्टीरिया थे इस पानी के नीचे, वो जो बची हुई इसकी ऑक्सीजन है वो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। इससे ऑक्सीजन यहाँ कम हो जाएगी। अब प्लांट तो है नहीं, ऑक्सीजन आएगी कैसे? तो इससे क्या होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो सब मर जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर न्यू स्पीशीज इन्वेजन। ये क्या है? देखो, यूट्रोफिकेशन की वजह से इकोसिस्टम जो है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। क्यों? देखो, नॉर्मल जो न्यूट्रेंट लेवल है अब वो तो रहा नहीं, अब न्यूट्रेंट हो गया बहुत भारी मात्रा में। ये सारे न्यूट्रेंट क्या क्या नहीं सब मैं बताते हुए आ रही हूँ, तो आप प्लीज़ पार्ट पूरा शुरू से देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि स्पीशी, जैसे सपोज करो ऐसा होता है ना कि अभी यहाँ पे हवा पानी सब कुछ है तो यहाँ पे अलग तरह के जानवर हैं, जब यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा तो अलग तरह के जानवर हो जाएंगे, तो वहाँ का जो स्पीशी का जो कॉम्पोजिशन है वो बदलने लगेगा। फिर क्या होगा, टॉक्सिटी। ये क्या होता है भाई? अच्छा, कुछ एल्गे ब्लूम्स जब मरते हैं या खाए जाते हैं तो इससे क्या होता है कि ये न्यूरो और हेपेटोटॉक्सिन्स निकालते हैं और ये ऐसे जहरीले पदार्थ हैं जिनकी वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम मरता है या ये खतरा ह्यूमंस के लिए भी है, जैसे कि शेल फिश पॉइजनिंग। इसके अलावा एक चीज़ ये हो सकती है कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उस पानी के अंदर वो ख़त्म होगी, फिश मरेंगी, लॉस होगा डिज़ायरेबल फिश स्पीशी को और हार्वेस्टिंग में कमी होगी। भाई यहाँ से अभी तो पानी ऐसे मछली निकाल रहे थे, अब मछली ही मर रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा ये अफेक्ट करेगा नेविगेशन को ड्यू टू इंक्रीज टर्बिडिटी। अब झाग जैसा है तो भाई कहाँ क्या जाना है क्या करना है समझ ही नहीं आएगा। कलर कैसा हो जाएगा, येलो ग्रीन रेड, बदबू आएगी, वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, बायोमास बढ़ जाएगा, इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन हो जाएंगे, ऐसे जहरीले फाइटोप्लैंक्टन हो जाएंगे, उसे मछली स्टिन खा लिया तो वो भी मर जाएंगी। ब्लूम बढ़ जाएगा, जेलेटिनियस जू प्लैंक्टन का और बढ़ेंगे ये। उसके अलावा बायोमास बढ़ेगा, बेंथिक और एपिफाइटिक एल्गे का, ये सब हम आपको बता चुके हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। फिर ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखेंगे कि मतलब वाटर बॉडी में रिडक्शन देखने को मिलेगा उसकी वैल्यू में, तो ये सब दिखेगा।
अच्छा, मिटिगेशन समझते हैं, कैसे बचोगे भैया इससे। देखो सीधी सीधी बात है, चीज़ों को समझो। जहाँ से ये फ्लोइंग बॉडी वाटर की आ रही है और लैंड से मिल रही है ना, जैसे फार्म से, रोड वगैरह से, तो आप वहाँ देखो कि वहाँ का जो गंदी चीज़ इस वाटर बॉडी में मिल रही है, तो वहाँ पे एक फ़िल्टर टाइप का लग जाए जिससे गंदगी जो है वो वहीं रहे, ज़्यादा पानी का न्यूट्रिएंट लेवल ये मैन मेड वजहों से ना बढ़े। दूसरा कि सेडिमेंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए जो इकट्ठा हो जाते हैं ना बफर जोन में, वो हो इंस्टेड ऑफ पानी के ऊपर हो, समझे। तीसरा कि नॉन पॉइंट पोल्यूशन को कम से कम करिए, पता हो कि पॉइंट सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से गंदगी निकल रही है, ताकि उसको ट्रीट कर सकें। अब घुमा फिरा के इनडायरेक्टली अगर पानी में गंदगी आएगी तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसको देखिए। उसके अलावा नाइट्रोजन टेस्टिंग और मॉडलिंग की जा सकती है। उसके अलावा नाइट्रोजन टेस्टिंग क्या होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम कितने ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, जितने की ज़रूरत होती है क्रॉप करने के लिए प्लांट्स को, सिर्फ उतना ही प्रोवाइड करें। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन, इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लॉस टू द सराउंडिंग एरिया। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट पहले हो जाए ताकि वाटर बॉडी में ना मिले। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो। उसके बाद लाइव स्टॉक डेंसिटीज़ कम हो, एफिशिएंसी मतलब अच्छी तरीके से एफिशिएंट यूज़ हो फर्टिलाइज़र का, इसको आप इम्प्रूव करें। उसके अलावा जो बह बह के पानी वो चला जाता है इन सब जगहों पे, इन सब ड्रेन्स के माध्यम से, इसका ट्रीटमेंट सही हो। इसके अलावा जो नाइट्रोजन एमिशन है उसका रिडक्शन कम किया जाए, जो व्हीकल से निकलता है, पावर प्लांट से निकलता है। इसके साथ साथ एफिशिएंसी नाइट्रोजन की और फास्फोरस की बढ़ाई जाए, है ना, रिमूवल हो फ्रॉम, जो करा जाता है फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। तो ये सब चीज़ें की जाएंगी तो बढ़िया रहेगी। तो आप कहेंगे मैम ये बातें तो बढ़िया हैं, इसको लेके क्या कोई पॉलिसीज़ लाई गई हैं। देखो बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल इन नेचर चीज़ें हों, जैसे कि एजुकेशनल और अवेयरनेस, है ना, पढ़ाओ लिखाओ लोगों तक, जनहित में जारी करो चीज़ें। इसके साथ रिसर्च और मॉनिटरिंग हो, रेगुलेशंस हो, फिजिकल और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाएँ, इकोनॉमिक इकोसिस्टम प्रिजर्व किया जाए, रिस्टोर किया जाए। यही सब तरीके हैं जिससे बचाया जा सकता है। अच्छा, एक बॉक्स है उसमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं, डू यू नो वाली। तो समझो, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ट्री है, जो टॉलेस्ट ट्री है, ये कोस्ट रेडवुड है कैलिफोर्निया में। मतलब समझ लो ये आपकी 360 फीट से ज़्यादा ऊंचा है। मतलब ये आप कह लो 110 मीटर से ज़्यादा, बहुत हो गया भाई। चलो कहानी समझ गए यूट्रोफिकेशन की। अब हम आपको बताएंगे कम्प्लीटली न्यू टॉपिक, दैट इज़ हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स के बारे में। क्या है ये हार्मफुल एल्गे ब्लूम, समझिए। देखिए एल्गे हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको नेचुरली कोस्टल वाटर में देखने को मिलते हैं पानी के अंदर। और यही ज़्यादातर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? बहुत सारे जानवरों के लिए जो इस पानी के अंदर रहते हैं। तो भैया जब इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो, बढ़िया हो, इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा हो, तो ये अपने आप बढ़िया से डेवलप होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं। और जब इतने ढेर सारे ये बन जाएं तो कहा जाता है एल्गे ब्लूम। ठीक है। अब देखिए जो ये ब्लूम है ना, ब्लूम जब होता है तो होता है, कलर चेंज हो जाता है पानी का। एल्गे ब्लूम किसी भी कलर का हो सकता है ना, बट ज़्यादातर जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि ये या तो रेड कलर का होता है या तो ब्राउन कलर का होता है। और ये सारे ब्लूम जो होते हैं वो कॉमनली इनको हम लोग रेड और ब्राउन टाइड्स भी कहते हैं। इतनी बात समझ गए? रेड और ब्राउन टाइड्स भी कहते हैं। तो ज़्यादातर जो एल्गे ब्लूम्स होते हैं वो कोई ख़तरनाक नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते, और कुछ टॉक्सिन्स, जहरीली चीज़ों को पदर जो है निकालते हैं, जिसकी वजह से फिशेस को, बर्ड्स को, मैरीन मैमल्स, ह्यूमंस को दिक्कत होती है। और ये सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं या आसपास की जो हवा है जो हम सांस लेते हैं उसको भी दिक्कत दे सकते हैं, और इन्हीं को ही हम बोलते हैं हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स। समझे ना? ये है पूरी कहानी। तो ज़्यादातर तो नहीं दिक्कत देते, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जो ये सब दिक्कतें पैदा कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। अब आपके सवाल ये आया होगा कि मैम वाई रेड टाइड इज़ अ मिसनोमर,
है ना। तो अब हम यहाँ पे दो चीज़ों को समझेंगे। एक तो समझेंगे कि आखिरकार वजह क्या है, ये ब्लूम्स कैसे हो जाते हैं। भाई कुदरती अगर इतनी सारी चीज़ हो गई तो कुदरत तो कभी ख़राब करता नहीं है चीज़ों को, और ये क्या चीज़ है। पहले चीज़ तो समझ लो भैया कि मिसनोवर का मतलब क्या होता है ना। कि ऐसा समझो कि मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया कि अ नेम दैट इज़ रॉन्ग और नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब रेड टाइड जब हम बात करते हैं तो रेड टाइड का मतलब क्या हुआ, टाइड का मतलब क्या हुआ, है ना। ऐसा फिनोमिना रेड टाइड का मतलब, पहले आप रेड टाइड का मतलब समझ लो क्या है। कि रेड टाइड का मतलब एक ऐसा कुछ कॉमन नाम दिया जाता है एक ऐसे फिनोमिना को जहाँ पे कुछ सर्टेन फाइटोप्लैंक्टन्स की स्पीशी के अंदर एक पिगमेंट होता है, और जब ये बढ़ जाते हैं, जब ये खूब ब्लूम हो जाता है, इनका खूब मात्रा में एकदम से बढ़ जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, सच दैट कि जो इंसानी आँख है, ह्यूमन आई है, वो वाटर को जो है वो देखती है, उस कलर का वो नहीं रहता, डिसकलर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रेड टाइड। रेड टाइड ऐसी चीज़ को बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। अब देखो बात समझो, तो ब्लूम्स जो है वो आपको किस कलर के दिखेंगे। ये ब्लूम्स जब एल्गे ब्लूम हो रहा है तो किस कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है, इवन रेडिश ऑरेंज कलर का भी दिखता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है और किस तरह का पानी है, किस तरह के वहाँ पे और जीव जंतु हैं, तो ऐसे आपको समझ में आएगा। अब जो शब्द है रेड टाइड, रेड टाइड, इसलिए ये एक मिसनोमर है। क्यों? क्योंकि देखिए नाम जो दिया है रेड, तो रेड का मतलब, मिसनोमर का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। मिसनोमर द नेम दैट इज रॉन्ग और नॉट अप्रोप्रिएट। तो रेड टाइड तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये नाम एकदम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेड टाइड हमेशा रेड कलर की नहीं होती है, ये, और ना ये रेड कलर की हमेशा होती है, और ना इसका कोई मिलन टाइड से रिलेटेड है। टाइड तो एक अलग चीज़ हो गई। तो रेड टाइड एक गलती, मतलब एक नाम जो सही नहीं है, बट इसको समझिए, इसको नाम दिया गया है ना। तब समझिए कि ये यूजुअली जो है वो हार्मफुल नहीं होते हैं, बट कुछ स्पीशीज़ डेंजरस हो जाते हैं लो सेल कंसंट्रेशंस के लिए, दैट डू नॉट डिस्कलर द वाटर। तो ये हमने आपको कहानी बताई, और रेड टाइड क्या होती है ये आपको मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हीं को हमने कह दिया कि जो ये इन्हीं को ये बोलते हैं हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स। तो अब वजह क्या होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज ब्लूम्स, ये समझिए। देखिए ब्लूम्स जो होता है, ब्लूम समझ गए ना, एकदम से खूब मल्टीप्लाई हो गए, खूब सारे हो गए ये। तो ब्लूम्स होते हैं जब कई सारी कॉलोनीज यहाँ पे आपस में मिलती हैं, फटाफट फटाफट एल्गे की, इधर की उधर की, और कंडीशंस बढ़िया हैं, न्यूट्रिएंट पानी में बढ़िया हैं, बढ़िया सॉल्ट है, बढ़िया टेम्परेचर है, तो ब्लूम्स हो गए। बहुत सारे रीजंस होते हैं, इनमें से दो जो मोस्ट कॉमन रीज़न माने जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। एक तो न्यूट्रिएंट खूब आ गया मात्रा में, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है, और दूसरा जो रीज़न है वो होता है वार्म वाटर, है ना, हल्का सा गुनगुना पानी है। तो न्यूट्रिएंट जब पानी में बढ़ा, खासकर न्यूट्रिएंट में कौन से, एक फॉस्फेट का नाम आता है और नाइट्रोजन का नाम आता है। अगर ये दोनों बढ़ गए पानी के अंदर तो इससे पोल्यूशन बढ़ जाएगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो इससे एल्गे ब्लूम होगा ही होगा। क्लियर है? वाटर का टेम्परेचर भी रिलेटेड है अकरेंस से एल्गे ब्लूम की। टेम्परेचर मैंने बताया, वार्म वाटर हो बढ़िया है, वार्म वाटर है तो बढ़िया एकदम ब्लूम होता है। तो ये हो गए वजह। आई होप आपको कॉजेज भी समझ में आया होगा और इसका मतलब भी समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा भाई, बहुत ही मेहनत लगती है, लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब सवाल उठता है कि किस तरीके से ये जो HABs हैं, दैट इज़ हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स हैं, वो मछलियों के लिए या इंसानों के लिए जो है वो दिक्कत का कारण है ना। तो हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि क्या आखिरकार हज़ार्डियस या डेंजरस चीज़ें फिशेस और ह्यूमंस के लिए। देखो सबसे पहली बात जब ये होएंगी ना, है ना, तो इसमें क्या होता है कि इससे जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल होता है पानी के अंदर वो हो जाएगा कम। हाँ, तो अब आप कहेंगे कि मैम ऑक्सीजन कहाँ से डिप्लीट हो गई, ये कैसे ख़त्म हो गई। देखो भैया, होता क्या है कि जब मासेस एल्गे के मरते हैं, है ना, ऊपर अब तैर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं वो, तो जब डिकम्पोज कौन कर रहा है, डिकम्पोज उनको कर रहा है बैक्टीरिया कर रहा है। डिकेइंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, वो बैक्टीरिया जब कर रहा है उसको, तो उससे ऑक्सीजन ले रहा है ना। जब ऑक्सीजन वो लेगा, अपना काम करेगा, तो पानी की ही ऑक्सीजन लेगा,
ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पानी है उसका ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा कम, और जब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने लगेगा तो बेचारे जो मछलियाँ तैर रही हैं उस पानी के अंदर, उनको होगी सफोकेशन, दम घुटेगा और बेचारी वो जाएंगी मर। तो कुछ एल्गे की स्पीशीज़ जो है ब्लूम्स के अंदर, वो क्या होती हैं, वो न्यूरोटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, और ये न्यूरोटॉक्सिन्स फूड वेब के माध्यम से इधर से उधर ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं, और इससे बाकी सारे लोग, जू प्लैंक्टन, शेलफिश, फिश, बर्ड्स, मरीन मैमल्स, इवन इंसान तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्म होता है, और ये सब तो जानवर मरते ही मरते हैं। कहानी समझ गए इतनी क्या हो रहा है क्या नहीं? तो अब बात ये आती है कि भैया क्या HABs एक इन्वायरमेंटल हज़ार्ड है ना, कि भैया ये आप देख रहे हो प्रकृति के लिए खतरा है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इवन लोग बीमार पड़ेंगे, और जो कंटामिनेटेड, जो ऐसे जो है ख़राब है सेलफिश, अगर ऐसी फ़िश को खाया जाएगा या लोग सांस लेंगे ऐसे एयर में, जैसे मैंने बताया एयर में भी खतरा होता है, बीच के आसपास की एयर में, तो बीमार पड़ेंगे। इसके अलावा इसकी वजह से क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेलफिश बेड्स ख़त्म होने लगेंगे, बहुत सारी मछलियाँ मरेंगी, मरीन मैमल्स मरेंगे, सी बर्ड्स मरेंगे, मरीन हैबिटेट में बदलाव आएगा, और ये अफेक्ट करेगा कमर्शियल और रिक्रिएशनल फ़िशिंग को। भैया मछलियाँ जो है वो यहाँ से निकाली जाती हैं, ठीक है, फ़िशिंग करी जाती है और फिर भेजा जाता है, उसको कमर्शियली बेचा जाता है, उसमें दिक्कत आएगी। टूरिज़्म कैसे होगा जब बदबू आएगी तो, हाँ, और इससे एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है लोकल इकनॉमी पे, लाइवलीहुड पे, जो कोस्टल में रहते हैं लोग। इतनी बात समझ में आई? तो अब आई बात कि हम लोग कैसे इस HAB की जो जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनके बातों में, उनके चक्करों में आ जाते हैं। तो आइए समझाते हैं क्या है ये। कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं, इलनेस होती है, ये HABs के साथ जो भी है ना, HABs समझ गए हैं ना, हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स, इसके साथ जैसे आ जाती हैं, वो आप उसके पास आए और आपने वो टॉक्सिन्स, वो जहरीली चीज़ें जो पैदा हो रही हैं, जो सेलफिश या फिन फिश में प्रेजेंट है, आपने उसको खा लिया, समझे? तो ये दिक्कत है। अब कुछ एयरबॉर्न बन जाते हैं ब्लूम के टाइम पे, तो लोग बेचारे वहाँ जो हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, मैम हम तो गोवा हुआ जाते हैं, आराम से खाते हैं सी फूड, तो क्या सी फूड खाना सेफ होता है? देखो, जनरली सफाई से निकाली गई सही साठ जगह में सब सेफ है, ये सेफ है। लेकिन अगर आपने सेलफिश खाई, सेलफिश वाला नहीं है, ये है शेलफिश, ठीक है, तो शेलफिश खाई जिसे उस पानी से निकाला गया है जहाँ पर हार्मफुल एल्गे है, हाँ, और उस फिश को जैसे आप खाओगे तो, या ऐसी फ़िश दैट हैव लिजन्स, या उस ऐसी पकड़ी गई हो ऐसे एरिया से जहाँ पे एल्गे ब्लूम हो, तो ऐसी मछलियाँ आपको शरीर में जाके बीमारी दे सकती हैं। अब आप कहेंगे मैम इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो, तो क्या HABs और क्लाइमेट चेंज का कुछ आपस में संबंध है? हाँ देखो, बात क्या है कि ग्रोथ इनकी बढ़ी तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ी, जहरीला पदार्थ बढ़ा, हाँ, एल्गे ब्लूम और बढ़ा, और स्पीशीज़ सब आपस में एक दूसरे से देखिए मिले हुए हैं। तो अगर क्लाइमेट में कोई बदलाव आएगा तो इम्पैक्ट इसका और बढ़ेगा। तो ये है पूरी कहानी। अब एक बॉक्स बना हुआ है, ज्ञानवर्धक बातें हैं, डू यू नो की समझिए। तो एलिफेंट्स जो कि रहते हैं सोशल हायरार्की में, वो ओल्डर फीमेल्स के द्वारा डोमिनेट करे जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ औरतों का बोलबाला है। फीमेल्स लॉन्ग लास्टिंग सोशल यूनिट्स में होके गुजरती हैं, करीब ½ डज़न अडल्ट फीमेल्स और उनके ऑफस्प्रिंग, उनके जो बच्चे होते रहते हैं, और विद अ यूनिट बीइंग लेड बाय अ सिंगल ओल्डर फीमेल, द मैट्रियार्क इसको बोलते हैं। एक औरत हथनी होती है, वही सब जो है चलाती है आगे तक। चलो खैर, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, वेटलैंड इकोसिस्टम को। क्या है टॉपिक है अपना? वेटलैंड इकोसिस्टम। आओ समझाती हूँ मैं। देखो वेटलैंड क्या है, पहले ये समझो। वेटलैंड्स ऐसे एरियाज होते हैं, है ना, जो इंटरमीडिएट होते हैं अपने कैरेक्टर में बिटवीन द डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। अभी गहरे पानी की बात हो रही है, और उसके साथ में क्या हो रहा है, उसके पास में आपका टेरेस्ट्रियल वाला इलाका है, लैंड वाला, साथ में ये ट्रांजिशनल है नेचर में, और ऑफन आपको इसके बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम वेटलैंड कहते हैं, दोनों के बीच में।
अब ये कैसे हैबिटेट्स होते हैं? ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आप देखते हो कि लगातार कुछ ना कुछ बाढ़ टाइप की आती है, पीरियोडिक फ्लडिंग हुआ करती है आसपास के डीप वाटर हैबिटेट से। है आसपास तो गहरा पानी है, उससे आ रहे हैं पानी, तो फ्लडिंग हो रही है, और इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है आने लग जाते हैं, अडेप्ट करते हैं ऐसे शैलो फ्लडिंग को, या पानी इकट्ठा हो गया। तो इसी को ही हम बोलते हैं वेट लैंड, गीली ज़मीन समझ लो इसको। हाँ, अब इनको इंक्लूड करा, इसके अंदर ये इंक्लूड करती हैं लेक लिटोरल्स को, जैसे कि मार्जिनल एरियाज होते हैं ना, हाईएस्ट और लोवेस्ट वाटर लेवल जो लेक का होता है उसके बीच का जो एरिया हो गया ना, वो एरिया। उसके अलावा फ्लड प्लेन्स भी इसमें आती हैं, जैसे जो एरिया आसपास होता है ना रिवर चैनल्स के पास, या नेचुरल लिवीज, या पीरियोडिकली जहाँ फ्लड आता रहता है, बहुत पानी वहाँ पर रिवर छोड़ती है ऐसे एरियाज़ की वजह से, ऐसे एरिया में, या कोई दूसरे और दलदले इलाके, मार्शी या स्वैम्पी एरियाज जहाँ पे पानी रुका रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज बढ़िया नहीं होता, निकासी बढ़िया नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैंग्रोव्स वगैरह आप समझते हैं ना क्या है, तो ये सिमिलर इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की आप पाओगे। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि भैया वेटलैंड को डिफाइन करना हो तो हम क्या डिफाइन करेंगे। तो ऐसा एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीट लैंड या वाटर, चाहे नेचुरल हो और चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, जिसमें जो पानी हो चाहे स्टैटिक हो मतलब रुका हो या फ्लोइंग हो, बह रहा हो, चाहे फ्रेश हो या ब्रैकिश हो या सॉल्ट हो, डजेंट मैटर। एरियाज जो है इंक्लूड करें इसमें मरीन वाटर के, और जो डेप्थ हो उसकी, है ना, वो हो एट विच लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, इतनी गहराई हो जहाँ पे लो टाइड जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा ना आए। तो ये हो गया डेफिनेशन पूरी तरीके से वेटलैंड की। आप आई होप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए आप दलदली इलाके और इन सब चीज़ों को सोचो तो आप समझ जाओगे कि वेटलैंड क्या है। तो अब आप कहेंगे कि मैम कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बताइए इसकी, इसमें क्या क्वालिटी होती है, तो हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें। देखो, पानी से कवर रहती है या पानी यहाँ इकट्ठा रहेगा सॉइल के ऊपर, ठीक है, मिट्टी के ऊपर यहाँ पे है। एटलीस्ट मान के चलो ग्रोइंग सीजन में 7 दिन तो ये देखने को मिलेगा कि इकट्ठा है। अब क्या होगा इसके साथ, यहाँ पे प्लांट लाइफ देखने को मिलेगी, हाइड्रोफाइट्स पानी में जो रह रहे हैं प्लांट्स। उसके बाद यहाँ पे आप हाइड्रिक सॉइल पाओगे। हाइड्रिक सॉइल क्या होता है कि मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा नहीं होती कुछ प्लांट्स के लिए, नॉट इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर सम प्लांट्स इस सॉइल में, ऐसा होता है। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे वेटलैंड के अंदर हम 2 तरह की वेटलैंड को समझते हैं, क्लासीफाई करा गया है। एक कहलाती है इनलैंड वेटलैंड, दूसरी कहलाती है कोस्टल वेटलैंड। इनलैंड वेटलैंड में भी दोस्तों 2 तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है मैन मेड। तो नेचुरल की जब हम बात करते हैं उसमें आ गया अपना लेक्स, पॉन्ड्स, ऑक्स बो लेक्स होती हैं, वाटर लॉग्ड है, सीजनल है, या स्वैम्प या मार्स हैं। और मैन मेड में जब बात करते हैं इनलैंड वेटलैंड में तो हम रिजर्वॉयर की बात करते हैं, टैंक की बात करते हैं, वाटर लॉग्ड मैन मेड भी होता है, और ऐश पॉन्ड होते हैं। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं कोस्टल वेटलैंड की। तो साथियों ये भी 2 तरह की होती हैं, एक हो गई नेचुरल और एक हो गया मैन मेड। तो अब नेचुरल और मैन मेड में क्या है, नेचुरल में जब हम बात करते हैं तो हो गई हमारी एश्वरी, लगून, है ना, वाटर लगून होते हैं, क्रीक, इसके साथ यहाँ पे बैक वाटर, बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, ऐसे बे, खाड़ी, उसके साथ कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्श, ये सब आती हैं नेचुरल कोस्टल वेटलैंड में। और मैनमेड में सिर्फ 2 आती हैं, एक है सॉल्ट पैन और एक है एक्वा कल्चर। तो ये हमने बात कर ली कोस्टल और इनलैंड की और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी। तो अब आप कहेंगे कि मैम वेटलैंड का इकोसिस्टम समझ गए, सब कुछ हम समझ गए, फंक्शंस बताइए भैया, वेटलैंड क्या काम करती है। कुदरत ने जो भी चीज़ हमारे को दी है उसमें कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी काम का ना हो, बहुत कुछ करती है भाई वेटलैंड। मालूम है यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट, एनिमल्स, जानवर, फ्लोरा फौना सब दिखेगा, बहुत सारे तरीके की बर्ड्स दिखेगी, इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड जो इधर से उधर चली जाती हैं। उसके अलावा सेडिमेंट्स का फिल्ट्रेशन होता है, न्यूट्रिएंट का फिल्ट्रेशन होता है सरफेस वाटर से, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होती है भाई, वाटर का प्योरिफिकेशन होता है, वाटर प्योरीफाई होता है इससे, फ्लड्स
रुकते हैं, स्ट्रीम फ्लो मेंटेन रहता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है, ड्रिंकिंग वाटर, फिश, फॉडर, फ्यूल प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद अर्बन एरियाज से पानी एकदम से बहे ना, एकदम बाढ़ बूढ़ ना, ये रुकता है। बफर शोर लाइन है अगेंस्ट इरोजन, है ना, इरोड नहीं होगा सॉइल जल्दी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है सस्टेनेबल टूरिज्म का, रिक्रिएशन का, कल्चर हेरिटेज का। इसके साथ लोकल क्लाइमेट को बरकरार रखता है ये, लाइवलीहुड का सोर्स है लोकल लोगों के लिए, जेनेटिक रिजर्वॉयर है अलग अलग स्पीशीज़ प्लांट की, खासकर राइस की यहाँ पे। उसके साथ स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं, फंक्शंस जो हैं वो वेटलैंड के हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हम सुन रहे हैं कि कुछ वेटलैंड्स में दिक्कतें आ रही हैं, तभी तो हम अलग अलग कन्वेंशंस को सुनते रहते हैं कि भैया वेटलैंड्स को बचाया जा रहा है। क्यों भाई, क्या वजह आ रही है? देखो वजह हम ही आप लोग हैं। क्या वजह है बताऊं? एक तो लैंड का कन्वर्जन करा जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, खाने के वाले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, ओवर पॉपुलेशन, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, सैंड चुराई जा रही है बेड से। देखा नहीं कितने माफिया आफिया हैं, सैंड वैंड निकाल लेते हैं, तो वो तो करते हैं, लेकिन इससे तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है ना। एक्वा कल्चर दिक्कत है, पोल्यूशन दिक्कत है, डोमेस्टिक कचरा है वो है दिक्कत, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, बह बह के सब जा रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, क्लाइमेट चेंज है, क्या क्या बताया जाए भाई, बड़ी दुख है। तो अब ये बताइए कैसे रोकोगे ये सब चीज़ें? अगर रोकें तो क्या करें भाई? सर्वे करें, उसके अलावा रोक लगाएं, वहाँ पर्टिकुलर एक लाइन लगा दें, यहाँ से कुछ नहीं तुम्हें आगे करना है। नेचुरल रीजनरेशन को प्रोटेक्ट करो। पता है प्रकृति अपने आप को वापस से सब सही कर लेती है, पर लेकिन बात यह है कि जो मनुष्य है वो उसको टाइम नहीं दे रहा है ना खुद को रीजनरेट करने का। अच्छा नहीं दे रहे हो तो चलो कोई नहीं, उसकी तो कोशिश करो, लेकिन आर्टिफिशियल रीजनरेशन करो, प्रोटेक्टिव मेजर्स लो, पेड़ लगाओ भाई, एफॉरेस्टेशन, हाँ, परसेंटेज सर्वाइवल टू बी इंडिकेटेड, वीड को कंट्रोल करो, जो एक्स्ट्रा झाड़ियाँ निकल आती है, सब बहुत दिक्कत है, सब खाना पानी खा लेती है सही चीज़ों का। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स लो, फिर एफॉरेस्टेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है, रिमूवल करो इंक्रोचमेंट का, यूट्रोफिकेशन हटाओ, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस लोगों को समझाओ भैया। कोविड जैसे कि कोविड में जो तुम्हें दिख रहा था ना, यही हाल हो जाएगा बहुत बुरा, तो इन सब चीज़ों से लोगों को अवगत कराओ, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब बात आती है कि डिस्टिंक्शन फ्रॉम लेक्स, थोड़ा समझें, जाओ यहीं पे ही समझा देते हैं, आगे तो टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा। भैया लेक्स से कैसे अलग हैं चीज़ें समझो। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने जो है वो कोई क्लियर फ़र्क नहीं बताया है कि ये फ़र्क होगा लेक्स के बीच में और ये होगा वेटलैंड, ऐसा कुछ नहीं बताया है। लेकिन नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम कहता है कि लेक्स जो होती हैं वो ऐसा पानी है जो रुका हुआ है ना, और मिनिमम इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो 3 मीटर है, और जनरली इसमें पानी जो है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में कवर रहता है, और इसमें वेजिटेशन जो होगी मतलब मैक्रोफाइट्स वो ना के बराबर या बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये बात किसके लिए कही गई है? लेक्स के लिए कही गई है। और ये सारी वाटर बॉडीज़ का यूज़ करा जाता है प्राइमरली पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। अब मैंने बताया कि मैक्रोफाइट्स बहुत कम होते हैं, है ना, मतलब एक्वाटिक वेजिटेशन बहुत लिटिल या बिल्कुल नहीं होती। तो अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो गया मैक्रोफाइट्स का, चाहे फ्री फ्लोटिंग हो या अंदर हो, सबमर्ज हो, तो जनरली ये चीज़ आप देखोगे वेटलैंड में, और यही अफेक्ट करती है वाटर की क्वालिटी को गलत तरीके से, और साथ में वाटर बॉडी के यूटिलाइजेशन को भी इंटरफेयर करती है। हालांकि जो मार्जिनल एक्वाटिक वेजिटेशन है, जैसे कि मैंने बताया वेटलैंड्स, खासकर इसके अंदर कुछ प्लांट होते हैं और वो आसपास रहते हैं वाटर लॉक्ड सॉइल में, तो ये जो है इट इज़ नॉट ओनली डिज़ायरेबल बट इट इज़ टू बी प्रमोटेड ऑल्सो, बिकॉज ये इरोजन का ध्यान रखते हैं, हैबिटेट होते हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रह सकती है, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो जो वेटलैंड का आप समझे, वेटलैंड जनरली जो होती हैं वो लेस दैन
3 मीटर हो जाएंगी। हमने वो 3 मीटर बताया ना कि कम से कम मिनिमम 3 मीटर होगा लेक्स में, लेकिन वेटलैंड जो है वो यूजुअली जो है वो लेस दैन 3 मीटर डीप होती है ज़्यादातर अपने एरिया में। और ये यूजुअली यहाँ न्यूट्रिएंट आप बढ़िया पाओगे, और ये न्यूट्रिएंट इनको आसपास के इनके सेडिमेंट्स और सराउंडिंग से मिलते हैं। यहाँ पे एक्वाटिक मैक्रोफाइट आप बहुत मात्रा में अच्छी खासी पाओगे। यहाँ पे बहुत सारी डेंसिटीज़, डाइवर्सिटीज़ फौना की, खासकर बर्ड्स, फिश, मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स की खूब पाओगे, और इसलिए यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो शैलो लेक्स होंगी, जो उथली हुई होंगी, उनको आप वेटलैंड समझ लो। जहाँ मैक्रोफाइट्स होंगे उनको आप वेटलैंड समझ लो ज़्यादा मात्रा में। और लेक्स जनरली लेस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं वेटलैंड के कंपैरिजन में, अगर हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि लेक्स में तो हम देख ही रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोई बायोडाइवर्सिटी चीज़ें हैं ही नहीं, तो क्या करोगे। तो इस चीज़ को समझे कि लेक्स और उसमें क्या चल रहा है मामला। तो अगर हम कंपेयर करें लेक्स को वेटलैंड से तो कैसे करेंगे, आओ ज़रा थोड़ा बहुत इसको भी ओवरव्यू दे के समझा दें। देखो भैया, ये हो गई लेक्स और ये हो गई मान लो वेटलैंड। ठीक है, चलो कंपेयर करें। लेक्स कहाँ से निकली है, अलग अलग प्रोसेस से निकलती है, लेकिन वेटलैंड शैलो लेक है, ये जियोमॉर्फिक या फ्यूवियल प्रोसेस से ही निकलती है। वाटर कितना होगा, हमेशा लेक्स में परमानेंट होता है, वेटलैंड में परमानेंट या टेम्परेरी भी हो सकता है। वाटर लेवल का बदलाव बताइए, ये बहुत ही कम होता है लेक्स में, लेकिन वेटलैंड में ज़्यादा होता है। लिटोरल या पेरिगियल रेशियो बताएं तो बहुत कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। वर्टिकल मिक्सिंग ये थर्मली रेगुलेटेड है, और ये विंड के द्वारा रेगुलेटेड है, मतलब ये टेम्परेचर से होगा, ये विंड से होगा। फिर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्रोड्यूसर यहाँ पे आप पाओगे फाइटोप्लैंक्टन्स को, यहाँ पे आप पाओगे मैक्रोफाइट्स को। फूड चेन में यहाँ पे लेक्स में अगर देखोगे तो ग्रेजिंग पाथवे है, यहाँ पे आप देखोगे तो डेट्रिटस पाथवे है। न्यूट्रिएंट साइकिल में देखें तो ये माइक्रोबियल लूप्स है, लेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइक्रोबियल लूप डोमिनेंट होता है, ज़्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी यहाँ कम होती है लेक्स में, यहाँ ज़्यादा होती है। ट्रॉपिक स्टेटस ओलिगोट्रॉपिक है, यहाँ पे मोस्टली यूट्रोफिक है एक्सेप्ट डिज़ायरेबल इन दी बॉक्स। बायोडाइवर्सिटी की बात करें जनरली लो है, यहाँ पे जनरली हाई है। फंक्शंस फ्लड कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे जो है वो फ्लड कंट्रोल के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें तो यहाँ पे नेग्लिजिबल या बिल्कुल कम होगा, यहाँ पे लो से हाई हो सकता है। वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ होता है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लेक्स कंट्रोल करती हैं यूट्रोफिकेशन को हाई वाटर क्वालिटी के, और ये जो वेटलैंड है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्पेसिफिक फंक्शंस करती हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डिफरेंस समझा। अब हम इंडिया के अंदर जो वेटलैंड्स हैं उनको समझेंगे। देखिए क्या कहेंगे, जो वेटलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने बताया फ्लड कंट्रोल कर रही हैं, इनडायरेक्टली सारा काम कर रही हैं, वाटर क्वालिटी इंप्रूव कर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रही हैं। तो इंडिया के अंदर टोटल 27,403 वेटलैंड हैं, जिसमें कि 23,444 इनलैंड वेटलैंड हैं। जैसे मैंने आपको बताया इनलैंड और कोस्टल दो तरह की होती हैं, और 3,959 कोस्टल हैं। ठीक है, अच्छा खासा एरिया वेटलैंड के अंदर है। 18.4% देश का एरिया है, जिसमें से 70% पैडी राइस का कल्टीवेशन होता है। इंडिया नियरली 4.6% अपनी लैंड का वेटलैंड मानता है, जिसमें 15.26 मिलियन हेक्टर्स आ जाएगा, अच्छा खासा है। तो अब हमारे यहाँ मैंने बताया कि वेटलैंड में बहुत दिक्कत है, तो भैया 46 साइट्स हैं जिन्हें वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दैट इज़ रामसार साइट्स के अंदर डाला गया है, और इनका सरफेस एरिया जो है 1.08 मिलियन हेक्टर्स का है। और उसके साथ नेचुरल वेटलैंड इंडिया के अंदर वो हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड हिमालयाज़ में भी पाओगे, आप फ्लड प्लेन्स पाओगे मेजर रिवर सिस्टम में, सलीन टेम्परेरी वेटलैंड पाओगे एरिड और सेमी एरिड रीजन में, कोस्टल वेटलैंड पाओगे जैसे कि लगून्स, बैक वाटर, एस्चुरीज, मैंग्रोव, स्वैम्प्स और कोरल रीफ वगैरह भी पाओगे। तो ये हमने पूरी बात करी वेटलैंड की। अब हम जानेंगे नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को।
इस प्रोग्राम को लाया गया था 1985-86 में। इस प्रोग्राम के तहत 115 वेटलैंड्स को जो है मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई करा, जिनको मिनिस्ट्री ने ये समझा कि इन वेटलैंड्स को तुरंत कंजर्व और मैनेज करने की ज़रूरत है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वेटलैंड्स को अगर हम बचा लेंगे तो आगे ये और ख़राब नहीं होंगी और ये लोकल कम्युनिटी और उसके साथ साथ ओवरऑल पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखा जाएगा इसके माध्यम से। तो इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव कि भैया जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस हैं कंजर्व और मैनेज करने के लिए वेटलैंड को, ये पूरा करो, पैसा प्रोवाइड करो, मॉनिटर करो इस प्रोग्राम को। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, अच्छे से प्रॉपर कोऑर्डिनेट कराएगी, पैसा देगी, गाइडलाइन देगी, और लैंड रिसोर्सेज जो कि इनसे बिलोंग करते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी भी इसके लिए मैनेजमेंट करने के लिए वेटलैंड का और इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो अब बात आती है कि क्या क्राइटेरिया रखा गया कि भैया इतनी हज़ारों वेटलैंड हैं, हम ऐसा क्या मान लें जिससे ये पता चले कि ये वेटलैंड जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस की है। तो सबसे पहले तो बात करें, क्राइटेरिया जो पता लगाने का ये था वो सेम वैसे ही था जैसे कि रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के लिए निकाला जाता है। जैसे साइट्स जिसमें रिप्रेजेंटेटिव और रेयर या यूनिक वेटलैंड टाइप आता है, उसमें ये पहला तो ये कि मान लो इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, रेयर या यूनिक एग्जाम्पल है ये नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड का जो उस रीजन में पाई जाती है। उसके अलावा क्राइटेरिया जो स्पीशीज़ और इकोलॉजिकल कम्युनिटी पे बेस करके देखा जा रहा था वो ये था कि अगर मान लीजिए इसमें कोई वल्नरेबल है ना, रिस्की, कोई इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशी अगर है उस वेटलैंड में, या ऐसा इकोलॉजिकल कम्युनिटी है जिसको खतरा है। दूसरी बात, अगर इसमें पॉपुलेशन कोई ऐसे प्लांट या एनिमल की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए उस पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन की, या तो फिर यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट या एनिमल स्पीशी है जिसकी क्रिटिकल स्टेज है इनकी लाइफ साइकिल में, या जो है ये रिफ्यूज प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। अच्छा, कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाटर बर्ड्स पे भी बेस करके रखा गया था। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर ये 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स यहाँ पाई जाती हैं, यही सपोर्ट करता है, या ये रेगुलरली 1% इंडिविजुअल्स को की पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है एक स्पीशी की या सब स्पीशी की वाटर बर्ड्स की। अच्छा, स्पेसिफिक क्राइटेरिया कुछ फ़िश पे भी बेस्ड है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोर्शन वहाँ की फ़िशेस का है, फैमिलीज़ का है, लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस हैं, स्पेशल इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन है रिस्पेक्टिव ऑफ वेटलैंड जो बेनिफिट करती है या वैल्यू पहुँचाती है और या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। या फिर ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का फिशेस के लिए, ठीक है, स्वानिंग ग्राउंड है, नर्सरी है या माइग्रेशन पाथ है जिसमें फ़िश रहती हैं इधर वेटलैंड के अंदर या आसपास, डिपेंड करता है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया या वाटर लाइफ या कल्चर पे बेस्ड है, या तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का या वाटर रिसोर्स का, या इंक्रीज पॉसिबिलिटी है रिक्रिएशन की, इको टूरिज्म की, या तो फिर यहाँ पे सीनिक वैल्यू है, बढ़िया खूबसूरती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, कंजर्वेशन है कल्चर हेरिटेज का, चाहे कल्चर हेरिटेज में हिस्टोरिक हो और चाहे रिलीजियस साइट्स हो। तो ये पूरी कहानी है। अगर इसमें से किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट है तो ये क्राइटेरिया बन जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, इसको आप गौर से समझिएगा। देखिए, ये एक प्रिंसिपल टूल है रामसार कन्वेंशन के अंदर, ठीक है, और इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। तो ये काम क्या करता है, ये हाईलाइट करता है उन सारी साइट्स को जहाँ पे कुछ एडवर्स चेंजेस देखने को मिलते हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, और या ये हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं या होने वाले हैं। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, या कोई और दूसरे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, आम जो ये ह्यूमन है इसकी कोई जो है हस्तक्षेप की वजह से। तो ये कहता है कि ऐसी साइट्स को तुरंत कंजर्व करना चाहिए और
ये मेंटेन करा जाता है एज अ पार्ट ऑफ रामसार लिस्ट। तो अब जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉय करा जाता है 25 प्रायोरिटी साइट्स फॉर पॉजिटिव नेशनल और इंटरनेशनल कंजर्वेशन को लेके कि भैया कौन सी ऐसी साइट रहेगी जिसको हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक इम्पोर्टेंस दें और हम इसको कंजर्व करने के लिए कदम उठाएं। साइट्स को टाइम टू टाइम इस रिकॉर्ड के अंदर ऐड भी करा जाता है और रिमूव करा भी जाता है। और इसमें अप्रूवल किसका लगता है? अप्रूवल लगता है साथियों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ का, जहाँ पे ये लाई करता हो। तो अब आप कहेंगे हमको तो मतलब मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का साइट्स का इंडिया से ही है। तो इसमें एक लेख है बहुत इम्पॉर्टेंट, आप बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपको नॉलेज होगा। चिल्का लेक हुआ करती थी उड़ीसा के अंदर, उसे मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में 1993 में डाला गया था, क्योंकि भाई उस समय वहाँ बड़ी दिक्कत हो गई थी, है ना, माउथ जो लेक का था चोक हो गया था। अब एफर्ट लिए सरकार ने, तो इसी के चलते वो जब अच्छी हो गई तो 2002 में उसको इससे हटा भी दिया गया। तो इसके लिए चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी पाया था, सन 2002 की बात है। ठीक है, इसके साथ एक जो है वो अपना लोकटक लेक भी थी। लोकटक लेक आप माने मणिपुर में, बहुत खूबसूरत है। इसको भी मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में 1993 में डाला गया था, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि इंपॉर्टेंट जो हैबिटेट है वो कम हो रहा था, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ रही थी, जैसे वहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ कैचमेंट एरिया में। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पे लगा दिया गया था, जिससे जो आसपास की जो फिश स्पीसीज थी वो ख़त्म हो गई। इसके साथ इसमें एक नेशनल पार्क आता है दोस्तों, कियोलादो नेशनल पार्क। मैंने हालांकि इस पर एक बहुत ही अच्छी रामसर साइट्स इंडिया की जो है उस पर ट्रिक बनाई है, शॉर्ट ट्रिक, आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में मेरी देखेंगे तो कियोलादो नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, उसे भी मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में 1990 में डाला गया था, क्योंकि वहाँ वाटर शॉर्टेज थी, अनबैलेंस ग्रेजिंग रिजाइम था। तो ग्रास जो है पैस्पुलम डिशम ये बहुत इकट्ठा हो गई थी, तो इससे वहाँ के क्या हुआ था कि वहाँ का जो प्रॉपर इकोलॉजिकल कैरेक्टर है एरिया साइट का वो ख़त्म हो गया था। तो इसकी सूटेबिलिटी वहाँ पे कम हो गई थी, वाटर बर्ड की साइबेरियन क्रेन नहीं आ रही थी, तो ये सब दिक्कत थी। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, तो यहाँ से अगर मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में हम देखें तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से प्यारे साथियों कि लोकटक लेक जो कि मणिपुर की है, और दूसरी मैंने क्या बताई आपको, एक बताई मैंने कियोलादो नेशनल पार्क, ये दो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड साइट हैं इंडिया से जो हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक आपको बताती हूँ, वो है नेक नामपुर लेक, है ना। ये पहली FTW लेक है, समझिए क्या होता है ये। देखिए, जो नेक नामपुर लेक है ना, हैदराबाद में, कहाँ पे है ये? हैदराबाद में साथियों, और ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है देश के अंदर। अब आप कहेंगे कि ये FTW समझ रहे हैं, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड। ठीक है, तो फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड जो है वो वर्कसन करती है बेसिस पे हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के। किसकी? हाइड्रोफोनिक। ठीक है, हाइड्रोफोनिक कह लो या पोनिक कह लो। तो ये हाइड्रोपोनिक जो है वो अलाउ करता है, परमिट करता है प्लांट को कि आप जो है वो पानी के ऊपर उगिए, और इसमें मदद मिलती है सनलाइट की सिर्फ। अब इसमें समझिए क्या हो रहा है, इसमें सॉइल में कुछ नहीं, ऐसे क्या होता है, हम क्या कहते हैं, मिट्टी में लगाते हैं ना प्लांट को। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक में आप यहाँ पे एक फोटोआ देख लो, बढ़िया मस्त लगा है कि ये पानी के ऊपर ही उग रहे हैं, सनलाइट के माध्यम से ही जो है वो प्लांट उग जाएगा, इसमें सॉइल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ्लोटिंग आइलैंड यूनिट ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा डिज़ाइन करा गया है यूज़ करके स्टायरोफॉर्म का, बैम्बू का, देखिए गनी बैग्स का और चीज़ों का, जो एक काम बढ़िया करता है, ये परफॉर्म करता है द फंक्शन ऑफ वेटलैंड। तो ये हमने यहाँ तक आपको चीज़ें बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जो कि हमारा सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You can also join my membership and enjoy the perks and support me in my work. And all the links including the WhatsApp, Facebook and all other links are in description box. You can also find my videos on the Facebook. Just follow me everywhere. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.